हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडसइंड बैंक इन कोलैबोरेशन विद द जियो बीपी, जो जॉइंट वेंचर है आपका जियो एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम का। इन्होंने लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक जियो बीपी मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड। एंड क्वेश्चन इज कि ये कौन से पेमेंट नेटवर्क पे ऑपरेट करेगा। सो ये आपका ऑपरेट करेगा रूपे नेटवर्क पे। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank which bank have received approval from the Reserve Bank of India to establish Indian Digital Payment Intelligence Corporation। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे आपके बैंक्स जो हैं इनको अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि वो स्टैब्लिश करेंगे इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को। आपके आईडी पीआईसी को ये स्टैब्लिश करेंगे। सो कौन से दो बैंकों को अप्रूवल मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, अब बात करें आईडीपीआईसी की, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन की। तो इसका मेन एम क्या है? डिटेक्ट करना और क्रब करना फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन को अक्रॉस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। राइट, इसके लिए ऑथराइज कैपिटल आपकी रहेगी 500 करोड़ की एंड इनिशियल पेड अप कैपिटल यहाँ पे रहेगी आपकी 200 करोड़ की। ठीक है, अब ये दोनों बैंक जो हैं आपके ये प्रोवाइड यहाँ पे बोथ दी बैंक्स विल प्रोवाइड 100 करोड़ ईच एज अ सीड फंडिंग। ठीक है, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं इसको बाद में यहाँ पे एज अ इक्विटी इन्वेस्टर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है इन्होंने ग्रांट किया है एग्जेम्पशन अंडर दी सेक्शन 19(2) ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and this exemption allows SBI and BOB Bank of Baroda to hold more than 30% stake in the IDPIC until October 2026। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडीबी according to the latest Asian Development Outlook December 2025, India's GDP growth forecast for financial year 2026 has been revised to। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो दिसंबर का उसमें मेंशन किया है, उसमें इन्होंने रिवाइज किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। एंड ये आपकी जो है अब कितनी कर दी गई है? पहले 6.5 थी, नाउ इट इंक्रीज टू दी 7.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.5% बताई गई है। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया की तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.6% एंड 27 के लिए 4.2% बताई गई है। ठीक है, कि 2027 में ये इन्फ्लेशन आपकी और बढ़ जाएगी। देन ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर एशिया एंड एशिया पैसिफिक ये 5.1% बताई गई है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए, 26 के लिए 4.6% बताई गई है। राइट, अब बात करें इन्फ्लेशन की एशिया में तो ये बताई गई है कैलेंडर ईयर 2025 में 1.6%। ठीक है, now next up question है the Amazon has announced an investment of over 35 billion US dollar in India by which year during the Amazon संभव समिट जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो Amazon ने अनाउंस किया है ओवर 35 बिलियन US डॉलर की फंडिंग इंडिया में करने वाले हैं बाय दी 2030। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। 2030 तक ये आपका 35 बिलियन US डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड Amazon का प्लान है ये एक्सपैंड करेंगे एआई पावर टूल्स फॉर बिजनेसेस एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये बूस्ट करेंगे इंडिया इनेबल एक्सपोर्ट को 20 बिलियन US डॉलर से इसे बढ़ा के 80 बिलियन US डॉलर जो है करने वाले हैं 2030 तक, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ऐसा बताया है। ठीक है, इट विल ऑल्सो एम टू क्रिएट 3.8 मिलियन टोटल जॉब्स इन इंडिया इंक्लूडिंग 1 बिलियन न्यू जॉब्स ड्यूरिंग द समिट, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। इसके साथ ही Amazon ने एक MOU साइन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू कोलैबोरेट ऑन एजुकेशन रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। और इस पार्टनरशिप के तहत को डेवलप करेंगे कोर्सेज को ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक में। एंड दे विल कोलैबोरेट ऑन रिसर्च इन ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल फ्लाइट, drone operation and sustainable mobility, and they will provide internships also and project based learning opportunities they will provide। okay, next question है which bank was named global bank of the year 2025 by the banker, जो एक publication है आपका of a financial times ड्यूरिंग दी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो लंदन यूके में हुए थे। सो ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 आपका टाइटल दिया गया है, अवार्ड दिया गया है डीबीएस बैंक जो आपका सिंगापुर से बिलोंग करता है। ठीक है, सिंगापुर का डीबीएस बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। एंड ये टाइटल इन्हें थर्ड टाइम मिल रहा है, इससे पहले 2018 में और 2021 में भी सेम टाइटल और सेम अवार्ड इन्होंने इस बैंक ने जीता था।
ठीक है। अदर टाइटल्स जो डीबीएस बैंक को मिले हैं, इट इज एशिया बैंक ऑफ द ईयर, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर एशिया एंड फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर, ये टाइटल भी इसको मिले हैं। इसके अलावा डीबीएस की बात करें, डीबीएस बैंक की, तो इट ऑल्सो होल्ड दी बेस्ट बैंक टाइटल फ्रॉम दी यूरो मनी 2025। बैंकर वालों ने, द बैंकर ने भी दिया है और यूरो मनी ने भी इसे बेस्ट बैंक टाइटल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फाइनल डायरेक्शन ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ कैश क्रेडिट करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट बाय बैंक्स। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है इनके डायरेक्शंस, यहाँ पे फाइनल डायरेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे रिलीज की थी मेंटेन करने के लिए कैश क्रेडिट को, करंट अकाउंट को एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को बाय द बैंक। ठीक है। अब इसमें क्या, इसका मेन पर्पस क्या था लॉन्च करने का? इसका मेन गोल है कि सिंप्लीफाई करें और रिलैक्स करें सर्टेन नॉर्म्स को while maintaining the principal based framework for the transaction account operation। और ये आपका जो है अप्लाई किया जाएगा 7 कैटेगरीज में, जैसे मतलब 7 कैटेगरीज रेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं उन पे ये अप्लाई होगा, जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, इन सब में आपका जो है ये अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नाउ, अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट जो है इनको जो है डेफिनेटली ट्रीट किया जाता था बिकॉज दे आर प्राइमरी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज टाइड टू द बोरोवर्स करंट एसेट। नाउ जो बैंक्स हैं ये ऑफर करेंगे कैश क्रेडिट अकाउंट फैसिलिटीज बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। और ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2026 से। अब करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट की बात करें, अगर यहाँ पे कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन है। अगर एक्सपोजर लेस देन 10 करोड़ हुआ, इन दैट केस बैंक्स जो है वो मेंटेन करेगा आपका करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर कस्टमर्स हुज टोटल बैंकिंग सिस्टम एक्सपोजर इज लेस देन 10 करोड़। वहीं पे अगर एक्सपोजर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 करोड़ होगा, इन दैट केस बैंक्स जो है ये मेंटेन करेंगे आपके करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स, प्रोवाइडेड द बैंक होल्ड्स आइदर मिनिमम 10% शेयर। ये फर्दर 2 कंडीशंस आ जाती हैं, मिनिमम 10% शेयर इन दी बैंकिंग सिस्टम्स एग्रीगेट एक्सपोजर टू दी बोरोवर, या फिर मिनिमम 10% शेयर इन दी एग्रीगेट फंड बेस्ड एक्सपोजर टू दी बोरोवर। ठीक है। इसके अलावा रेमिटेंस विंडोज की बात करें, तो जो फंड्स हैं आपके, फंड्स फ्रॉम दी कलेक्शन अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू दी डेजिग्नेटेड ट्रांजेक्शन अकाउंट, चाहे वो आपका जो है सीसी हो, आपका सीए हो या ओवरड्राफ्ट हो। ठीक है, विद इन 2 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे विद इन 2 वर्किंग डेज ये आपका ट्रांजेक्शन मतलब जो अमाउंट है वो आपका फंड जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए डेजिग्नेटेड ट्रांजेक्शन अकाउंट में विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है। नाउ अब इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई's फाइनल डायरेक्शन ऑन कैश क्रेडिट, करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट। पहला पॉइंट है कि बैंक जो है, बैंक्स कैन प्रोवाइड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एज दीज अकाउंट आर प्राइमरीली लिंक्ड टू द बोरोवर्स वर्किंग कैपिटल। सही है। दूसरा है, फॉर कस्टमर हुज एग्रीगेट बैंकिंग सिस्टम एक्सपोजर इज लेस देन 10 करोड़, बैंक्स कैन मेंटेन सीए और ओडी अकाउंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम कलेक्शन अकाउंट टू डेजिग्नेटेड ट्रांजेक्शन अकाउंट विद इन 5 वर्किंग डेज। तो अभी हमने पढ़ा 2 वर्किंग डेज था ये, राइट। सो ये वाला गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज करेक्ट? सो आंसर इज ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आरबीआई ने रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज किया है, जैसे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इंडियन बैंक्स का, ये आपका कम हो गया है। ठीक है। ये आपका मार्च में हमारा ये कम हुआ है, इट इज फेलन टू 2.31% बाय मार्च 2025, जो लोएस्ट है आपका 20 ईयर्स में देखने को मिला है। ठीक है। नेट एनपीए जो है ये भी डिक्लाइन हुआ है 0.52% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिक्लाइन वाज ड्रिवन बाय द रॉबस्ट माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स सपोर्टिंग बोथ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, आरबीआई के डेटा का अकॉर्डिंग जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कम हुआ है 2.31% जो है ये हमें देखने को मिला है मार्च 2025 में। ठीक है। एंड ये आपका जो नेट एनपी है वो भी आपका कम देखने को मिला है हमें। ठीक है।
आपका 2018 से कंपेयर यहाँ पे किया गया है और इन ईयर से ये हमें कम देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बैंक वाइज एनपीए की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका ग्रॉस एनपीए जो है इट फेल फ्रॉम 9.11% जो आपका मार्च 2021 में था एंड इट रिड्यूस टू 2.58% इन द मार्च 2025। तो देखो कितना यहाँ पे फर्क देखने को हमें मिल रहा है। वहीं पे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें, इनका जो आपका जीएनपीए है ये भी कम हुआ है, ये पहुंच गया है 7.33% से 2.22% में। ठीक है, मार्च 2025 में ऐसे ही ग्रॉस एनपीए अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो गया है 2,73,413 करोड़ ये आपका जो है देखने को मिला है हमें। ठीक है, एज ऑफ 31 मार्च 2025। वहीं पे नेट एनपीए का अगर बात करें तो ये भी हमारा डिक्रीज हुआ है 0.52%, ये आपका देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में एज पर दी डेटा। इसके अलावा डिपॉजिट एंड क्रेडिट की बात करें तो डिपॉजिट जो है ये हमारा बढ़ा है। ठीक है, ये आपका 231.90 लाख करोड़ देखने को मिला है 2025 में। वहीं पे क्रेडिट जो है ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है 181.34 लाख करोड़ ये आपका पहुंच गया है 2025 में। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट की बात करें तो ये हमारा देखने को मिला है 17.36% मार्च 2025 में। और कॉमन इक्विटी टीयर 1 की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है 14.81%। ठीक है, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, राइट। सो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इनका टोटल बिजनेस जो आपका फाइनेंशियल 2025 में है ये पहुंचा है 252 लाख करोड़ का। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है 1.78 लाख करोड़ का, जो हमें 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, मतलब कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ है बैंकों को। ठीक है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो एग्रीगेट नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनका जो है 4.1 लाख करोड़ का देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। एंड क्वार्टर 1 में बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो नेट प्रॉफिट हमारा 1.02 लाख करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा रिटर्न ऑफ एसेट्स की बात करें अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑफ एसेट 1.37% देखने को मिला है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.1% देखने को मिला है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस एज पर द आरबीआई डेटा। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो जीएनपीए है आपका ऑफ इंडियन बैंक, इट डिक्लाइंड फ्रॉम 11.46% इन 2018 टू 2.31% बाय मार्च 2025, जो लोएस्ट है 20 इयर्स में। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। नेट एनपीए जो आपका है, नेट एनपीए रेशियो ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेल फ्रॉम 1.24% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 0.52% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है जो हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट है बैंक्स का, ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 12.94% इन मार्च 2015 टू 10.5% इन मार्च 2025 ड्यू टू हायर रिस्क एक्सपोजर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके अलावा डोमेस्टिक डिपॉजिट एंड क्रेडिट जो है ये नियरली आपका ट्रिपल हुआ है लास्ट 10 इयर्स में, विद डिपॉजिट इंक्रीजिंग 88.35 लाख करोड़ इन 2015 टू 231.90 लाख करोड़ इन 2025, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। सो क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $600 मिलियन का अप्रूवल यहाँ पे दिया है, फंड अप्रूवल फॉर 2 मल्टी सेक्टरल क्लीन एयर प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो यूपी एंड हरियाणा के प्रोजेक्ट के लिए $600 मिलियन का फंड अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी फॉर नियरली 270 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडो गिग्नेटिक प्लेन एंड हिमालयन फुटहिल्स अंडर द रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें दो स्टेट के प्रोग्राम हैं, दो स्टेट के आपके प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए ये फंडिंग आपकी दी गई है। पहला प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें फाइनेंसिंग की बात करें तो टोटल $299.66 मिलियन का ये आपका जो है फंडिंग इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए है। और इसमें लोन मैच्योरिटी 10 साल की रहेगी विद अ 2 ईयर ग्रेस पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपके इस इनिशिएटिव के की अप्रोचेस क्या हैं। ठीक है, मतलब कि अप्रोच और इनिशिएटिव्स की बात करें तो एयरशेड अप्रोच यहाँ पे रहेगा, कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स के साथ कंट्रोल करने के लिए ट्रांसबाउंडरी एमिशंस को। ठीक है, साथ में ही क्लीन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो है यूज करने की बात की गई है। बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे 15,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को
ठीक है। इंट्रोड्यूस करेंगे 500 इलेक्ट्रिक बसेस लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या बोला है, ये प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव्स फॉर रिप्लेसिंग 13,500 हाई एमिशन हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, और ये सपोर्ट करेंगे 3.9 मिलियन हाउस होल्ड्स विद अ क्लीन कुकिंग सॉल्यूशंस। फाइन। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये इंसेंटिवाइज करेंगे एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज को एंड लाइवस्टॉक वेस्ट मैनेजमेंट को। साथ में ही इट विल ऑल्सो हेल्प एमएसएमईज टू अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजीज। ये आपका था उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट। ठीक है। नाउ बात करते हैं हरियाणा के प्रोजेक्ट की। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए फंडिंग आपकी रहेगी 3,646 करोड़ की, मतलब इतने का ही आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 300 मिलियन US डॉलर का। ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रांट सपोर्ट भी आपका देखने को मिल रहा है 83 करोड़ का। लोन मेच्योरिटी 23.5 ईयर्स की रहेगी विद अ 6 ईयर ग्रेस पीरियड। ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी है अर्जुन। AI फॉर रेसिलेंट जॉब्स, अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन स्किल काउंसिल, एंड इट विल बी चेयर्ड बाय दी राजेश खुल्लर। ठीक है। इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे भी क्लीन ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, मतलब कि 500 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे जो है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसेस को और 3 व्हीलर्स को। ठीक है। साथ में ही इंस्टॉल किया जाएगा 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल, 200 EV चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर में। ठीक है। यहाँ पे भी व्हीकल इंसेंटिव्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर अडॉप्शन के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही ये सपोर्ट करेगा एमएसएमईज को टू स्विच इंडस्ट्रियल बॉयलर्स टू पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है। देन रिप्लेस करेगा हाई एमिशन डीजल जनरेटर को, और इंस्टॉल यहाँ पे किया जाएगा कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स को। ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा मशीनरी फॉर एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव रीयूज ऑफ अ पेडी स्टबल, एडवांस सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे की जाएंगी। साथ में ही इट विल स्ट्रेंथन स्टेट वाइड एयर क्वालिटी एंड एमिशन मॉनिटरिंग नेटवर्क। साथ में प्राइवेट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मोबिलाइज किया जाएगा 127 मिलियन US डॉलर फ्रॉम द प्राइवेट सोर्सेस। ठीक है। इसके अलावा ये दोनों प्रोग्राम जो है दे विल रिसीव फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स रेसिलेंट एशिया प्रोग्राम, एंड इट विल बी सपोर्टेड बाय UK's फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। साथ में ही इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असेट प्रोग्राम, अ मल्टी डोनर ट्रस्ट जो आपका है, ट्रस्ट फंड जो है विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूव्ड 600 million US डॉलर financing for 2 multi-sectoral clean air programs under the regional air quality management program in which Indian states? तो कौन से states थे आपके? यूपी था और हरियाणा था। ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट worth 1,685.27 crore with which financial institution to enhance state's power infrastructure? तो इनमें से कौन सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ लॉन्ग टर्म लोन अग्रीमेंट साइन किया है 1,685.27 करोड़ का? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा इसका? 7.75% पर एनम का, टेन्योर है 15 साल का, फर्स्ट 3 इयर्स एज अ मॉरेटोरियम। ठीक है। साथ में ही जो लोन है ये एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? द लोन एलोकेट्स 900 करोड़ फॉर न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। रिमेनिंग अमाउंट जो है इट विल रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग हाई कॉस्ट लोन्स टू दी लोअर ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका जो फाइनेंशियल बर्डन है एंड कंज्यूमर टैरिफ्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत आपके अलग अलग चीजें हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि न्यू ट्रांसमिशन के लिए ये अमाउंट आपका यूज किया जाएगा, राइट? तो अलग अलग जगह पे ये आपका यूज किया जाएगा, जैसे एरेसमा GIS जो है इसके लिए 900 करोड़ का एलोकेशन दिया जाएगा फॉर 400 और 200 किलोवाट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन जो आपका जगत सिंहपुर में रहेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 850 करोड़ की है और NABARD लोन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा इसका 600 करोड़ का। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू सब स्टेशन 132 और 33 किलोवाट
किलो वोल्ट डिजिटल सबस्टेशन, ये आपका सेटअप किया जाएगा आपका अगलपुर टू रामपुर, ठीक है, एंड अथा मलिक इन ओंगुल, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे जो है आपकी बिछाई जाएगी 400 किलो वोल्ट टल्चर टू मेरा मंडली ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी कॉस्ट आपकी रहेगी 77 करोड़ की, एंड इवैक्यूएट पावर, एंड इसका पर्पस क्या है, इवैक्यूएट करना पावर को फ्रॉम एनटीपीसी टल्चर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द मेजर लोन टोटलिंग $448 मिलियन फॉर द इंडिया कवरिंग चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन, मिजोरम पब्लिक हेल्थ केयर एंड एमएसएमई फाइनेंस फॉर विमेन बोरोवर। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने अप्रूव किया है 3 मेजर लोन, जिसका टोटलिंग आपका है $448 मिलियन का, ठीक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट आपके शामिल है, चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन, मिजोरम पब्लिक हेल्थ केयर एंड एमएसएमई फाइनेंस फॉर विमेन बोरोवर्स, ठीक है। एक एक करके सारे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। पहला आपका है चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन फेज 2 का, जिसके लिए लोन अमाउंट आपका $240 मिलियन का है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, इसकी लेंथ रहेगी आपकी 118.9 किलोमीटर्स की, एंड ये कंप्लीट आपका होगा मिड 2028 में। नेक्स्ट आता है मिजोरम पब्लिक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, एंड इसका लोन अमाउंट है आपका $108 मिलियन का, ठीक है। अंडर द स्कीम विच कम्स अंडर द स्कीम मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम, कवरेज क्या रहेगी आपकी अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यहाँ पे जो है कवरेज दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई फाइनेंस फॉर विमेन की बात करें तो इसके लिए लोन अमाउंट आपका रहेगा $100 मिलियन का। इम्प्लीमेंटर इसका है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड फ्रॉम चेन्नई, एंड कवरेज रहेगी इसकी आपकी 4 लाख प्लस बोरोवर्स की वाया 700 प्लस ब्रांचेस। Next is the Asian Development Bank approved a loan to India to modernize Industrial Training Institute, that is ITIs, and National Skill Training Institutes, that is NSTIs, under the flagship national program. What is the total loan amount approved? तो recently Asian Development Bank ने modernize करने के लिए ITIs को and NSTIs को $846 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, ठीक है। इनको मॉडर्नाइज करने के लिए जो फंड है ये सपोर्ट करेगा पीएम सेतु को, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईस जो है इनको इस स्कीम को ये सपोर्ट करेगा, एंड ये जो फंडिंग है ये यूज की जाएगी मॉडर्नाइज करने के लिए 650 आईटीआईस को अक्रॉस 12 स्टेट्स, एंड अपग्रेड करेगा ये 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इनटू द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। Next is the Reserve Bank of India approved HDFC Bank Limited and its group entities to acquire what maximum percentage of a paid up share capital or a voting rights in the IndusInd Bank Limited। तो RBI ने अप्रूव किया है HDFC बैंक को कि ये 9.5% का आपका जो इक्विटी मैक्सिमम परसेंटेज जो आपका है पेड अप शेयर कैपिटल का, वो ये एक्वायर कर सकते हैं आपका IndusInd बैंक में, ठीक है। एंड ये अप्रूवल आपका वैलिड है टिल 14 दिसंबर 2026, 1 साल के लिए आपका वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली सेबी ने जो है अप्रूव किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड को, किस चीज के लिए, यहाँ पे आपका लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड को, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली बाय और सेल कर पाएंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज NLC India Renewable Limited sign a joint venture agreement with which company to establish a green energy joint venture company in Tamil Nadu। तो recently NLC India Renewable Limited जो है, जो आपका होली ओन सब्सिडी है NLC का, ठीक है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है आपका PTC इंडिया लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, ताकि ये स्टैब्लिश करें तमिलनाडु के नेवेली में ग्रीन एनर्जी को, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो प्लांट आपका रहेगा उसका टारगेट कैपेसिटी है अप टू 2000 मेगावाट का, और इनिशियल फेज में 500 मेगावाट तक की ये आपकी इसकी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इतना प्रोडक्शन ये करेगा। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो NIRL की शेयर होल्डिंग 74% रहेगी और PTC इंडिया की 26% रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो रिसेंटली ACC ने अपॉइंट किया है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है रवि रंजन, और ये सक्सीड करेंगे आपके विनय एम टॉन्से को। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है विनय एम टॉन्से को। अब रवि रंजन की बात करें तो प्रीवियसली इन्होंने डेप्यूटी एमडी आपका जो है सर्व किया है एसबीआई में, साथ में ही ये आपके जो है डेप्यूटी एमडी थे रहे हैं, पहले इन्होंने सर्व किया है ग्लोबल मार्केट्स में एंड कॉर्पोरेट अकाउंट ग्रुप में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स 2024-2025। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये है क्या चीज, यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली ये एक हमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोवाइड करता है, किस चीज पे, आपके सोशियो डेमोग्राफिक्स पे, हेल्थ पे। ठीक है, सोशियो डेमोग्राफिक्स एंड हेल्थ पे, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, प्राइसेस एंड वेजेस, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब में हमारा बेसिकली जो है हमें डेटा ये स्टेट का स्टेट वाइज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस बार इसका 10th एडिशन जो है रिलीज किया गया है आरबीआई द्वारा, एंड इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, मतलब फर्स्ट एडिशन इसका 2016 में आपका रिलीज किया गया था बाय द आरबीआई। ठीक है, इसमें आपका कवरेज है, डेटा कवरेज 1951 से लेकर 2024-25 तक का, एंड इसे प्रिपेयर कौन करता है, रीजनल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग रीजनल इकोनॉमी मॉनिटरिंग डिवीजन, जो आपका आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई। ठीक है, डेटा सोर्सेस की बात करें तो डेटा यहाँ पे आपका कलेक्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट सबमिशंस द्वारा। ठीक है, आरबीआई सर्विस, रेप्यूटेड थर्ड पार्टी एजेंसीज, तो इनसे डेटा लेके यहाँ पे ये आपका जो है पूरा फाइल जो है या पूरी आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है ओल्डर सीरीज जो है यहाँ पे मेंशन किया गया था, जो ओल्डर सीरीज है विद आउटडेटेड बेस ईयर्स, जो आपका 2004-2005 होता था, दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और यहाँ पे इसे रिप्लेस किया गया है 2011-12 के बेस ईयर सीरीज से। ठीक है, मतलब बेस ईयर यहाँ पे 2011-12 कर दिया गया है, पहले 2004 और 5 था। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, जो 10th एडिशन है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू एक्सटर्नल सेक्टर सेक्शन एंड 11 न्यू स्टेट वाइज स्टैटिस्टिकल टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे आपके ऐड किए गए हैं। अब ये कौन कौन से आपके टेबल्स हैं, तो स्टेट वाइज डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट, नेट स्टेट वैल्यू एडेड करंट प्राइसेस एंड नेट स्टेट वैल्यू एडेड कांस्टेंट आपके प्राइसेस जो हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ अ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, स्टेट वाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टेट वाइज कैपिटल रेसिपिएंट, market borrowing of a state government, gender wise NPS subscriber, then gender wise enrollment under the Atal Pension Yojana, state wise export, state wise foreign tourist visit। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी नई ऐड की गई हैं। ठीक है, नाउ आरबीआई की बात करें, क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है तो थोड़ा सा एक इनिशिएटिव कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और 26 गवर्नर ये आपके आरबीआई के हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन अ 150 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक, जो जर्मनी का आपका डेवलपमेंट बैंक है, टू सपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स एंड टू एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपका साइन किया है लाइन ऑफ क्रेडिट, 150 मिलियन यूरो का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किस चीज के लिए किया है, एक तो आपका क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और दूसरा एक्सेलरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन को एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब बात करें केएफडब्ल्यू की, इसके सीईओ हैं स्टेफन बी विंटेल्स, हेडक्वार्टर इसका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लोकेटेड है। वहीं पे एसबीआई की बात करें तो इसके चेयरमैन है सीएस शेट्टी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और 1 जुलाई 1955 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने रिसेंटली अप्रूव किया है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ 7 कंपनीज। तो सेबी ने 7 कंपनीज की मतलब अप्रूव किया है आईपीओ, बेसिकली वो यहाँ पे अब जो है रिलीज कर सकते हैं विद अ टोटल फंड टू बी रेज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 6000 करोड़, और इससे कितना अमाउंट जो है एक्सपेक्टेड है कि एक्सीड आपका करेगा, तो 6000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे रेज किया जा सकेगा। अब कौन कौन सी 7 कंपनीज है जिनको सेबी का अप्रूवल मिला है, एक तो आपका है यशोदा हेल्थ केयर सर्विसेज, फ्यूजन सीएक्स, ओरिएंट केबल्स, ठीक है, देन टर्टलमेंट, फिनटेक सॉल्यूशन, आरएसबी रिटेल इंडिया, एसएफसी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज एंड लोहिया क्रॉप।
ठीक है, कॉर्पोरेशन बेसिकली। सो इन 7 कंपनीज को सेबी का अप्रूवल मिला है आईपीओ रिलीज करने के लिए कि ये आईपीओ से फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट ग्लोबल सेविंग अकाउंट फॉर एनआरआईज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन विच फॉरेन करेंसीज कैन एनआरआई होल्ड देयर अर्निंग्स अंडर दिस अकाउंट। तो ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट ग्लोबल सेविंग अकाउंट है जिसमें एनआरआईज जो है ये अपनी इनकम जो अपनी अर्निंग है वो आपका रख सकेंगे, एक तो यूरो में और दूसरा आपके यूएस डॉलर में। ठीक है, तो आंसर आपका ए एंड बी बोथ हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है ये आपका ऑफर किया जा रहा है थ्रू दी आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात द्वारा। ठीक है, एंड यहाँ पे इस अकाउंट में 0 फीस होगी ऑन ओवरसीज मनी ट्रांसफर। इंटरेस्ट रेट जो है इट इज अबाउट 4.75% पर एनम ऑन दी यूएस डॉलर बैलेंसेस। ठीक है, 100% रिपाट्रिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फिर मिनिमम बैलेंस यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। टीडीएस एग्जेम्पशन यहाँ पे आपका होगा ऑन इंटरेस्ट अर्न एंड इट विल बी योर फुली डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब आप डिजिटली से ओपन और मैनेज कर पाओगे। ठीक है, एंड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन करेंसी, जैसे आप यूएस डॉलर मतलब डॉलर में या यूरो में जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू सरपास अ नेट वर्थ ऑफ 600 बिलियन यूएस डॉलर। तो रिसेंटली फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन आपका ब्रांड है, राइट, अमेरिकन मैगजीन है, जिसने रिसेंटली आप इन्फॉर्म किया है, रिसेंटली यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो एलॉन मस्क हैं ये पहले पर्सन बने हैं आपके फोर्ब्स की हिस्ट्री में जिन्होंने सरपास किया है नेटवर्थ 600 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, एलॉन मस्क कौन है? ये सीईओ है स्पेसएक्स एंड टेस्ला के। और स्पेसएक्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि 2026 में ये अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। इनका प्लान है दे विल लॉन्च दी आईपीओ। ठीक है, आईपीओ से फंड रेज करेंगे। इसके अलावा एलॉन मस्क की बात करें तो इनकी कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है आपकी स्पेसएक्स में? तो 42% है, और आपके टेस्ला में अप्रोक्सीमेट 12% की इनकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो 2022 में पहला जो बैच है विमेंस का, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था आपका, और इसमें अभी 2025 में फर्स्ट विमेन ऑफिसर जो पास आउट हो रही हैं आईएमए से, इनका नाम है साई जाधव। ठीक है, क्या नाम है इनका? साई जाधव है। एंड अभी जो आपकी नेक्स्ट ईयर जून 2026 में जो पास आउट परेड होगी उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, साई जाधव आपकी बिलोंग करती हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से, कोल्हापुर जहाँ कोल्हापुरी चप्पलें आपकी बनती हैं। और रिसेंटली जो न्यूज में भी था क्योंकि पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल अपने ब्रांड के साथ बहुत महंगी महंगी बेची थी, है ना, सुना होगा आपने ये। चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है कि इनको कमीशन किया गया है एज अ लूटिनेंट इन अ टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, आईएमए की बात करें तो इसके कमांडेंट अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसे 1932 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं साई जाधव जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as a 11th Director General of a National Council of Applied Economic Research, that is NCAER, with effect from 5 January 2026. So NCAER जो है इसके नए डीजी आपके 5 जनवरी 2026 से आपके इफेक्ट में आएंगे, जिनका नाम है सुरेश गोयल। ठीक है, अगर बात करें अभी आपका रिसेंटली ही आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है इसके इंटरियम डीजी बनाए गए थे। ठीक है, पूनम गुप्ता जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था और अब 5 जनवरी 2026 से इस पोजीशन पे सुरेश गोयल जो है अपॉइंट आपके हो जाएंगे। फाइन, सुरेश गोयल की बात करें तो ये इन्होंने एज ए एमडी एंड सीओ भी सर्व किया है नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट में। ठीक है, और अब बात करते हैं आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऑफ NCAER की। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में और हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, Now next question is who has been appointed as a new CMD of a Coal India Limited with a tenure until 31st March 2028। तो recently कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन जो हैं वो आपके अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम आपका है बी साईराम। ठीक है, बी साईराम को अपॉइंट किया गया है सीएमडी
कोल इंडिया लिमिटेड का, एंड इनके पास एडिशनल चार्ज भी है एज अ CMD ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, ठीक है। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन अ टेक्निकल इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। डायरेक्टर ये रहे हैं आपके सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के, और इन्होंने सक्सीड किया है आपका सनोज कुमार झा को, ठीक है। वी साई राम ने आपका जो है सक्सीड किया है सनोज कुमार झा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी कमीशन्ड DSC A20, इन्होंने कमीशन किया है DSC A20, India's first indigenously designed and constructed diving support craft, which company constructed the DSC A20? तो इन द ईयर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड जो है आपका, ठीक है, इनके द्वारा एक अग्रीमेंट साइन हुआ था बनाने के लिए 5 आपकी DSC A2 DSC को बेसिकली, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट को बनाने के लिए 5 ये अग्रीमेंट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो आंसर भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो आपका कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है। अब ये जो वेसल है इसकी कैपेसिटी आपकी कितनी है, 390 टन की है, जो अभी A20 रिलीज किया गया है। कंस्ट्रक्ट किसने किया है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने। इसके करंट MD एंड CEO हैं उमेश चौधरी, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और 1997 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी की। रिसेंटली प्रफुल्ला गोविंदा बारू जो हैं, जो ये जर्नलिस्ट थे आपके, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन एमिरेट्स एंड एडिटर ऑफ अ असम ट्रिब्यून, ठीक है। इनके अवार्ड्स की बात करें तो असम साहित्य सभा इन्हें दिया गया था ऑनर बाय द कमला साइकिया ट्रस्ट फॉर प्रिंसिपल्ड जर्नलिज्म, एंड इन्हें एप्रिसिएशन साइटेशन भी दिया गया था फ्रॉम द डॉक्टर B बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर हिज कैंसर अवेयरनेस इनिशिएटिव। साथ में ही इन्हें 2018 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर, ये 17 दिसंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका आपका 22nd एडिशन जो है वो इस बार ऑब्जर्व किया गया था, एंड इसे रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल रेड अम्ब्रेला, ठीक है। इसी से रिलेटेड अदर आपके इंटरनेशनल डेज हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर राइट डे 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, 2 जून को इंटरनेशनल वोर्स डे और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर प्राइड डे 14 सितंबर, ठीक है, ये इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आपका डे है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 25th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इस ओकेजन पे OECD ने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 नाम से, और इसमें हाईलाइट किया गया है दैट माइग्रेशन फ्लोज जो है, ठीक है, माइग्रेशन फ्लोज टू OECD कंट्रीज रिमेन हिस्टोरिकली हाई, ठीक है। 2024 में हमने ये बहुत हाई देखा गया था, मतलब जो माइग्रेंट्स हैं वो OECD कंट्रीज में आपका जो है माइग्रेट कर रहे हैं विद अराउंड 6.2 मिलियन न्यू परमानेंट माइग्रेट, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है, इन्होंने भी यहाँ पे रिलीज किया था सबमिशन टू द 2025 हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, which says that migration is a critical enabler of a sustainable development, advocating for its integration into 2030 agenda's sustainable development goals, ठीक है। इसके अलावा IOM की बात करें तो इसके DG हैं एमी पोप, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 52nd एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी विद द थीम इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरेबिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर मोर इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक फ्यूचर, ठीक है। अदर आपके UN ऑफिशियल लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे चाइनीज लैंग्वेज डे होता है 20 अप्रैल को, इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल को ही स्पेनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, 28 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करें यूनेस्को की, इसके करंट DG हैं खालिद एल एनी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली सेबी की 212th बोर्ड मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में,
एंड यहाँ पे इन्होंने सेट ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं सिंप्लीफाई करने के लिए मार्केट रेगुलेशन को, लोअरिंग करने के लिए मतलब लो करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, एंड टू एनहांस कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरीज, राइट। सबसे पहले यहाँ पे जो रेगुलेशन है आपका सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, इसको आपका अब रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू रेगुलेशन सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस क्या है कि जो आपके रिमूव करना रिडंडेंट प्रोविजंस को, मतलब जो डुप्लीकेट आपके हैं, ठीक है, रिडंडेंट चीजें हैं उनको रिप्लेस करना, उनको हटाना, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, रैशनलाइजेशन करना ब्रोकरेज लिमिट का। तो यहाँ पे जो कैश मार्केट ट्रांजैक्शन है जो एग्जिस्टिंग में आपकी कितनी है 12 बेसिस पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपका टैक्सेस भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, नेट ऑफ लेवीज 8.59 बेसिस पॉइंट की है, तो इसको यहाँ पे क्या बोला है, ये रिड्यूस किया गया है टू दी 6 बेसिस पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपकी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन की बात करें तो एग्जिस्टिंग कैप आपकी 5 बीपीएस की है, एंड इसमें आपका 3.89 बीपीएस जो है वो आपका लेवीज है, एंड इसे रिड्यूस किया गया है टू दी 2 बीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए नया टर्म यूज किया गया है बेस एक्सपेंस रेशियो नाम से, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं सारे स्टैट्यूटरी लेवीज, जैसे आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फीस, एक्सचेंज फीस, ये सारे यहाँ पे आपके जो है एक्सक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है ये आपका बनता है, इसकी डेफिनेशन बनती है आपकी बेस एक्सपेंसिव रेशियो प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी डिवाइसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, दे विल बी द फर्स्ट लाइन रेगुलेटर फॉर स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। नाउ दे विल बी लाइक फर्स्ट लाइन रेगुलेटर फॉर स्टॉक ब्रोकर्स, जिसका मतलब क्या है, नाउ जो सॉरी फॉर द फंबल, थोड़ा फंबल हो गया, तो जो स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, इनको अब रिपोर्ट करना होगा, दे मस्ट रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस एंड सबमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सचेंजेस। जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पे नॉन कंप्लायंस मतलब ये अब एक तरह से रिपोर्ट करेंगे हमारे एक्सचेंजेस को, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन रेगुलेटर का यहाँ पे मतलब है फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है pledge shares can be treated as a logged in even if the depositories cannot technically impose the log on pledge invocation. Shares go to pledge but remain logged in for the remaining period, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर की बात की गई है। प्रीवियसली पहले क्या होता था, जो अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर है टू दी योर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, ये मल्टीपल टाइम्स होती थी आफ्टर 7 इयर्स, बट यहाँ पे अब क्या बोला है, सिंगल ट्रांसफर आपका रिक्वायर्ड होगा आफ्टर 7 इयर्स फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। ये सब चेंजेस यहाँ पे कुछ अप्रूव किए गए हैं सेबी द्वारा, इनकी 212 मीटिंग जो थी बोर्ड मीटिंग उसमें। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 को रिप्लेस किया गया है विद सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दे कैन नाउ रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द अदर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इवन इफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर गाइडलाइंस आर नॉट प्रोवाइडेड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी थ्रेशोल्ड है, जो आपकी लिमिट है बेसिकली, वो इंक्रीज की गई है हाई वैल्यू डेब्ट लिस्टेड एंटिटीज की। पहले 1000 करोड़ थी, अब ये 5000 करोड़ कर दी गई है। अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं सेबी की। सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जो थ्रेशोल्ड है फॉर हाई वैल्यू डेब्ट लिस्टेड एंटिटीज हैज बीन रेज्ड टू, तो 1000 से कितनी कर दी गई है, ये 5000 आपकी कर दी गई है, 5000 करोड़, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे इन पार्टनरशिप विद व्हिच बैंक लॉन्च द यूपीआई पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो रिसेंटली गूगल पे ने आपका पार्टनरशिप किया है एक्सिस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए यूपीआई पावर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है गूगल प्ले फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एंड इसे बिल्ड किया गया है रुपे पेमेंट नेटवर्क पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई ने ऑथराइज किया है इनमें से कौन सी कंपनीज को टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर ऑफलाइन एंड
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई से? तो इट इज योर पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसके पास तीनों ही लाइसेंस आपके हो गए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर सेगमेंट वाले। ठीक है, तो इन तीनों ही उसमें ये एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड टू इनेबल यूजर टू रिचार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉलेट थ्रू भारत कनेक्ट? तो इनमें से कौन सी पेमेंट बैंक है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड की, और इसके थ्रू यूजर्स जो हैं वो रिचार्ज कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉलेट थ्रू द भारत कनेक्ट? तो इट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा पेमेंट बैंक है? इट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, नाउ एक और चीज, आपका रिसेंटली कौन सा आपका यहाँ पे जो है कौन सा पेमेंट बैंक था जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था अभी कुछ टाइम पहले? वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Department of Financial Services under the Ministry of Finance has unveiled a new common logo for regional rural banks, that is for RRBs, to signify a unified brand identity. What do the color dark blue and green in a logo signify? तो रिसेंटली आरआरबी का नया लोगो यहाँ पे जो है रिलीज किया गया है, उसमें आपके दो कलर यूज किए गए हैं। ठीक है, एक आपका है डार्क ब्लू, दूसरा है ग्रीन। और डार्क ब्लू जो है ये सिग्निफाई करता है फाइनेंस एंड ट्रस्ट, और ग्रीन जो है ये सिग्निफाई करता है लाइफ एंड ग्रोथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डार्क ब्लू का फाइनेंस एंड ट्रस्ट है और ग्रीन का आपका लाइफ ग्रोथ है। ये आपका नया लोगो रिलीज किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके लोगो की। तो लोगो में आपकी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ये लोगो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट? तो अपवर्ड एरो जो है ये सिंबलाइज करता है प्रोग्रेस को। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला ब्लू कलर वाला, ये सिंबलाइज करता है नर्चरिंग। ठीक है, पहला वाला प्रोग्रेस, दूसरा नर्चरिंग, ये कन्वे करता है केयर, सपोर्ट एंड हेल्पिंग हैंड टू द रूरल कम्युनिटीज। तीसरा आता है फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो है ये फ्लेम की तरह जो है ये आपका जो है सिंबलाइज करता है एनलाइटमेंट। ठीक है, इट सिग्निफाइज वार्मथ, नॉलेज, एम्पावरिंग रूरल पॉपुलेशन, राइट? नाउ आरआरबी के बारे में बात करें तो इसे रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे सुपरवाइज करता है नाबार्ड। ठीक है, एंड इसकी ओनरशिप की बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% का आपका ओनरशिप रहता है, 50% का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, एंड स्पॉन्सर बैंक आपके 35% रहते हैं। क्लियर है? आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप हमें जो है मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। ओके, सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।